हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टाक, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मिराकल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, फर्स्ट ईयर की इस क्लास में सेकंड पेपर जिसमें हम माइकोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, उसके पार्ट 2 के अंतर्गत इसमें हमने पहले फंजाई के जनरल कैरेक्टर स्टार्ट कर दिए थे और माइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था। फंजाई के कैरेक्टर्स के अंतर्गत पार्ट 2 के अंदर आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, जिसे हम हिंदी में अलैंगिक जनन भी कहते हैं। फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम आज। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन अर्थात जनन। इसका मतलब ये होता है कि इसमें न्यू इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट होता है और जो संतति बनती है उसके अंदर उस स्पीसीज के सारे वो कैरेक्टर्स जो टिपिकल कैरेक्टर्स हैं वो विद्यमान होते हैं। अर्थात कई सारी संततियों का डेवलपमेंट होना या फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम ए पेरेंट सेल इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन दो तरीकों से होता है, ए सेक्सुअल अलैंगिक जनन एंड सेक्सुअल लैंगिक जनन। आज हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम अलैंगिक जनन भी कहते हैं। इसको हम कॉमनली कायिक जनन या इसको सोमेटिक रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, सोमेटिक सेल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। इसकी खासियत यह है कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह किसी भी दो अपोजिट प्रकार के न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है, न ही सेक्स सेल उसमें पार्टिसिपेट करती है और न ही सेक्स ऑर्गन्स का कोई पार्टिसिपेशन होता है। अर्थात इसके अंदर सिंपल जो कायिक सेल होती है, वेजिटेटिव सेल्स होती है, वही डिवाइड करती है और उसी से डिवीजन के द्वारा ये सेक्सुअल स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट होता है और इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। फंजाई के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 मेथड से डिस्क्राइब किया जा सकता है। पहला है फ्रेगमेंटेशन, जिसे हम विखंडन कहते हैं, बडिंग, मुकुलन, बाइनरी फिजन, द्विखंडन एंड स्पोरुलेशन, जिसे हम बीजाणु जनन भी कहते हैं। जो स्पोरुलेशन होता है, बीजाणु जनन, वो एंडोजिनस भी हो सकता है और एक्सोजिनस भी हो सकता है। अब हम एक एक करके डिटेल में अध्ययन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन को जैसे कि बताया हम विखंडन कहते हैं। इसमें सिंपली क्या होता है कि जो थैलस होता है वो बाय एक्सीडेंटली नेचुरल तरीके से यदि दो टुकड़ों में या दो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, तो हर जो फ्रैगमेंट होगा वो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा, नए थैलस में डेवलप हो जाएगा। सो इट इज सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि सब प्रकार की फंजाई में पाया जाता है। और इसमें जो पेरेंट थैलस है वो जब दो फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाता है, तो हर फ्रैगमेंट या पीस जो होगा वो नए थैलस का निर्माण करेगा। दूसरा मेथड है बडिंग, जिसे हम मुकुलन भी कहते हैं। बडिंग और जो बाइनरी फ्यूजन है, ये दोनों यूनिसेलुलर सेल्स में पाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है यीस्ट है, ऑल्पीडियम है। इनमें जो एक कोशिकीय सेल होती है उसके अंदर इस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है बच्चों। और जैसे कि यीस्ट सेल है, इसमें बडिंग में मुकुलन में क्या होता है, ये पिक्चर आपको देख रहे हैं, इसमें ये यीस्ट की बडिंग का एक पिक्चर लगाया है। इसमें जो ओरिजिनल पेरेंट सेल होती है उसकी सेल्वा पर एक छोटी सी अतिवृद्धि या बर्ड या कह सकते हैं कि बल्ज एक डेवलपमेंट होता है। और जो ओरिजिनल पेरेंट सेल है उसका न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली डिवाइड करके दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है और एक डॉटर न्यूक्लियाई इसके मतलब एक विभाजन करके जिसका एक जो न्यूक्लियाई होता है वो इस बर्ड में चला जाता है और बाद में कंस्ट्रक्शन हो जाता है और ये बर्ड सेपरेट हो जाती है और सेपरेट होने के बाद एक नए इंडिविजुअल को जन्म देती है। कई बार ऐसा भी होता है कि सेल अलग नहीं हो पाती है और एक के बाद एक चेन में खूब सारी बर्ड्स बन सकती है और बाद में जब वो बर्ड्स अलग हो जाएंगी तो हर एक जो बर्ड होगी वो एक नए थैलिस में डेवलप होगी या नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। तो ये बडिंग जो कंडीशन है वो हमेशा यूनिसेलुलर थैलिस में पाई जाती है, जैसे कि यीस्ट में। बाइनरी फ्यूजन, जिसे हम द्विखंडन भी कहते हैं, इसमें ये होता है कि जो सिंगल सेल है वह उसका दो डॉटर सेल्स में स्प्लिटिंग हो जाता है और जो दो डॉटर सेल्स बनती है वो सेम शेप और साइज की होती है। कैसे बनती है? जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन को दर्शाया है। इसमें एक वेजिटेटिव सेल है, सोमेटिक सेल है। इसके बीच में एक पहले कंस्ट्रक्शन होता है और सेल वॉल डेवलप होती है इन दोनों के बीच में।
और उसके पहले दोनों का इसका जो ओरिजिनल न्यूक्लियस होता है वो माइटोटिकली डिवाइड होकर के दोनों पोर्शन में चला जाता है। बाद में कंस्ट्रक्शन होता है और सेल वॉल बन जाती है, पार्टीशन बन जाता है और ये दो पुत्री कोशिकाओं में डेवलप हो जाता है। इस प्रकार एक एक सेल से हर बार दो दो सेल का निर्माण होता है। चौथा मेथड है बीजाणु जनन, जिसे हम स्पोरुलेशन कहते हैं। अधिकतर फंजाई में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोरुलेशन के द्वारा होता है। और स्पोरुलेशन का जो मेथड है इसमें डिफरेंट प्रकार के स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है और डिफरेंट प्रकार के स्पोर्स बनते हैं और डिफरेंट मैनर में डेवलप होते हैं। इसको हम अलग अलग रूप से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये मुख्यतः चार प्रकार से है: आर्थ्रोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स और लास्ट में हम देखेंगे कोनिडिया। पहला हम देखते हैं आर्थ्रोस्पोर्स। आर्थ्रोस्पोर को इसको हम संधि बीजाणु भी कहते हैं। संधि बीजाणु इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आर्थ्रोस्पोर जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि जॉइंट सीड या कह सकते हैं कि जॉइंट स्पोर है, इसलिए इसको आर्थ्रोस्पोर कहा जाता है। इसमें जो बीजाणु डेवलप होता है वो सेप्टेट माइसीलियम से डेवलप होता है और जो सेप्टेट माइसीलियम होता है उसकी जो इंडिविजुअल सेल्स होती है वो कंपोनेंट सेल जिसे हम कहते हैं, उसमें ये ब्रेकअप हो जाती है और हर जो कंपोनेंट सेल है वो एक स्पोर की तरह कार्य करती है। यहाँ स्टूडेंट्स में एक बात बताना चाहूँगी आपको कि जो लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, जैसे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें स्पोर हम शब्द यूज करते हैं जो कि एक लाइफ का एंड पार्ट होती है। हायर प्लांट्स में एम्ब्रियो जो होता है वो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। यहाँ पर फंजाई के अंदर क्योंकि ये लो ग्रुप में आता है तो इसमें बीजाणु जो है वो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट कहलाती है। तो आर्थ्रोस्पोर के अंदर जो हाइफी है वो अलग अलग कंपोनेंट सेल्स में टूट जाता है और हर कंपोनेंट सेल्स बाद में एक स्पोर का निर्माण करती है और स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो एक नए थैलस का निर्माण करता है। दूसरा है क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, क्लेमाइडस एंड जिसका मतलब होता है मेंटल और स्पोरा का मतलब है सीड। तो इसमें क्लेमाइडोस्पोर आर्थ्रोस्पोर की तरह ही डेवलप होते हैं, लेकिन फर्क ये है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में डेवलप होते हैं। जो आर्थ्रोस्पोर है वो तो फेवरेबल कंडीशन में मतलब अनुकूल परिस्थितियों में ही डेवलप होते हैं, लेकिन क्लेमाइडोस्पोर प्रतिकूल परिस्थितियों में ही डेवलप होते हैं। और एक प्रकार से ये जब ये डेवलप होते हैं तो जो सेल्स होती हैं उनके चारों तरफ एक थिक आवरण बन जाता है प्रोटेक्शन के लिए, अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। तो डेवलपमेंट तो उनका आर्थ्रोस्पोर की तरह होता है, अर्थात जो माइसीलियम है, जो हाइफी है, वो अलग अलग कंपोनेंट सेल्स में डिवाइड हो जाता है, लेकिन उनके ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ जाती है जिसे हम मेंटल कहते हैं। और जब ये क्लेमाइडोस्पोर्स सेपरेट होंगे फेवरेबल कंडीशन में, ये क्लेमाइडोस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, इनकी वॉल हट जाती है और फिर बाद में ये जर्मिनेट करते हैं और एक नए थैलस का निर्माण करते हैं। तीसरी प्रकार का जो एसेक्सुअल स्पोर है स्पोरुलेशन के अंतर्गत, उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर, जिसे हम धानी बीजाणु भी कहते हैं। और ये जो स्पोर्स का डेवलपमेंट है एक सैक लाइक या एक थैली सदृश संरचना के अंदर डेवलप होता है, जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं, बीजाणु धानी जिसे हम कहते हैं। तो स्पोरेंजियोस्पोर का डेवलपमेंट एक थैली नुमा या सैक नुमा स्ट्रक्चर के अंदर होता है। जब कोई सेल जो कि स्पोरेंजियम बना रही है, स्पोरेंजियम के रूप में परिवर्तित हो रही है, तो उसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वह छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और हर जो टुकड़ा होता है, हर जो पीस है प्रोटोप्लास्ट का, वह एक स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, स्पोर में डेवलप हो जाते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोरेंजियोस्पोर का डेवलपमेंट होता है, ये स्पोरेंजियोस्पोर दो प्रकार के हो सकते हैं। दे में बी मोटाइल अर्थात जल बीजाणु, और ये अचल बीजाणु भी हो सकते हैं। तो दो प्रकार के स्पोर में, एक तो जिसे मोटाइल बीजाणु को हम जूस्पोर्स कहते हैं और जो अचल बीजाणु जिसे हम एप्लानोस्पोर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं मोटाइल स्पोर्स जिसे कि हम जूस्पोर कहते हैं। मेस्टिगोमाइकोटिना के मेंबर्स अधिकतर इस प्रकार उनकी लाइफ में जूस्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये जूस्पोर जिस स्पोरेंजियम में डेवलप होंगे उसको हम जूस्पोरेंजियम कहते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि जूस्पोरेंजियम जूस्पोर्स का को प्रोड्यूस करते हैं। जूस्पोर्स नाशपाती के आकार के या किडनी वृत्ताकार शेप के हो सकते हैं
और इनके ऊपर, क्योंकि ये चलायमान बीजाणु है, इसलिए इनको लोकोमोशन के लिए, इनको स्विम करने के लिए, पानी में तैरने के लिए इनको कशाभिका की आवश्यकता होती है। तो इनके ऊपर फ्लैजिला पाए जाते हैं। और ये फ्लैजिला की संख्या अर्थात कशाभिका की संख्या 1 या 2 हो सकती है। फ्लैजिला जो जूस पोर पर लगे हुए होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विप्लाश प्रकार का, जिसे कि हम प्रतोद या प्रतोद प्रकार के कहते हैं, और दूसरा है टिंसिल, जिसको कि हम कुर्ची टाइप भी कह सकते हैं। विप्लाश से मतलब हुआ कि विप लाइक, विप का मतलब हुआ चाबुक, जो कोड़ा जिसे हम कहते हैं, कोड़ा मारने वाला जो कोड़ा होता है, तो इनकी जो शेप होती है, इस प्रकार की जो फ्लैजिला है उसकी शेप चाबुक की तरह होती है। चाबुक की तरह का मतलब हुआ कि इनका जो लोअर पोर्शन है वो तो चौड़ा होता है और लंबा होता है, और ऊपर वाला पोर्शन फ्लेक्सिबल होगा और छोटा होगा, जिसकी वजह से ये आराम से इसमें पानी में स्विम कर सकते हैं। यदि हम इसका डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना चाहें तो इसमें ऊपर का भाग तो बहुत पतला होगा और नीचे का जो भाग होगा वो थोड़ा चौड़ा, इस प्रकार से ये होता है। तो ऊपर वाला जो भाग है वो आराम से, ये वाला जो भाग होता है पतला वाला भाग, ये फ्लेक्सिबल होता है और ये मूव करने में इनको हेल्प करता है। दूसरा टाइप का जो फ्लैजिलम है उसे हम टेंसिल प्रकार का या कुर्ची टाइप भी कह सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर में एक प्रकार से ये फैदरी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बीच में तो एक लंबा रैकिस पाया जाता है और उसके लेटरल साइड में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिसे हम फ्लीमर्स कहते हैं या मेस्टिगोनिम्स कहते हैं। इसका यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है। ये इसका रैकिस हो गया और इसके ऊपर ये छोटे छोटे इसमें ये फ्लीमर्स लगे हुए होते हैं, जिसे हम मेस्टिगोनिम्स भी कहते हैं। और ये फैदरी, इस प्रकार से इसकी जो संरचना है आपको ये फैदरी लाइक एक पंखनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और ये जूस पोर्स की सरफेस पे पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर। फंजाई के अंदर जो फ्लैजिलम है उसका यूकैरियोटिक, क्योंकि फंजाई यूकैरियोटिक सेल है इसलिए इसके अंदर इसके फ्लैजिलम का जो स्ट्रक्चर है वह भी 9+2 अरेंजमेंट दर्शाता है। और 9+2 अरेंजमेंट किसका होता है? प्रोटीन के जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं वो 9+2 अरेंजमेंट में होते हैं, अर्थात इसमें बाहर की तरफ तो 9 फाइब्रिल्स होंगे और बीच में 2 होंगे, तो ये 9+2 अरेंजमेंट कहलाता है। और यूकैरियोटिक सेल का एक स्पेशल, एक टिपिकल कैरेक्टर है। लेकिन जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है उससे ये डिफरेंट प्रकार का होता है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। इस फ्लैजिला का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके बेस पे एक जैसे मैं डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ, तो ये जैसे फ्लैजिला है, चाहे वो टेंसिल हो चाहे वो विप्लाश प्रकार का हो, तो फ्लैजिलम के बेस पर एक ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बेसल ग्रेन्यूल होता है जिससे ये अटैच होता है, उसे हम बेलेप्रोप्लास्ट कहते हैं। और ये जो बेलेप्रोप्लास्ट है वो न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है। इसकी सेल में जो न्यूक्लियस उससे कनेक्टेड होता है, और एक न्यूक्लियस से कनेक्शन के लिए इसे एक धागे नुमा संरचना इसमें पाई जाती है, जिसे हम राइजोप्लास्ट कहते हैं। तो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर यदि देखें तो इसके बेस पे एक बेसल ग्रेन्यूल पाया जाता है जिसे बेलेप्रोप्लास्ट कहते हैं, और ये जो बेलेप्रोप्लास्ट है यह न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है एक धागे समान संरचना से, जिसे हम राइजोप्लास्ट कहते हैं। जो प्रिमिटिव फंजाई है उसका क्लासिफिकेशन उसमें पाए जाने वाले फ्लैजिला के टाइप और नंबर पे आधारित होता है। अर्थात यूँ है कि जो प्रिमिटिव प्रकार की जो फंजाई है उसमें मोस्टली जूस पोर्स पाए जाते हैं। जूस पोर्स हायर फंजाई में नहीं पाए जाते हैं। तो ये प्रिमिटिव क्लास की जो प्रिमिटिव जो फंजाई जैसे कि काइटोडोमाइसिटीज और ये सब है, इसमें नंबर ऑफ फ्लैजिला और उसके टाइप के आधार पर क्लासिफिकेशन है। तो हम देखते हैं काइटोडोमाइसिटीज। काइटोडोमाइसिटीज में एक पोस्टीरियर विप्लाश फ्लैजिलम पाया जाता है। अगर उसको मैं ड्रॉ करके बताऊं तो इस प्रकार से, ये जैसे ये सेल है तो ये पोस्टीरियर में फ्लैजिला पाया जाता है, लेकिन कैसा वाला? विप्लाश प्रकार का, चाबुक प्रकार का पाया जाता है। ये हुआ काइटोडोमाइसिटीज के अंदर। अब हम देखते हैं हाइपोकाइटोडोमाइसिटीज। हाइपोकाइटोडोमाइसिटीज के अंदर जो फ्लैजिलम है वो विप्लाश सॉरी टेंसिल प्रकार का होता है और एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है, इस प्रकार से प्रेजेंट होता है। और ये इसमें यहाँ पर ये इसके फ्लीमर्स लगे हुए होते हैं इसके अंदर। टेंसिल प्रकार के एंटीरियरली प्लेस इसमें फ्लैजिलम पाया जाता है। प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज के अंदर 2 फ्लैजिलम पाए जाते हैं जो कि एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, और दोनों ही विप्लाश प्रकार के होते हैं, लेकिन एक छोटा और एक बड़ा होता है। इसका अगर हम शेप देखें इस प्रकार से ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक बड़ा होगा
और एक ये छोटा प्रकार का होगा, लेकिन दोनों ही विप्लास्ट प्रकार के इसमें फ्लैजिलम पाए जाते हैं। ओमाइसीटीज के अंदर, जिसमें कि आपके सिलेबस के अंदर एल्बुगो आपको पढ़ना है, उसके अंदर भी 2 फ्लैजिला होंगे, लेकिन एक पोस्टीरियर लेकिन एक जो होगा वो विप्लास्ट प्रकार का होगा और एक टेंसिल प्रकार का होगा। ये पोस्टीरियर यहाँ पर अलग लिखा हुआ है, इट शुड बी टेंसिल प्रकार का होता है इसके अंदर। तो एक टेंसिल प्रकार का फ्लैजिला है और एक विप्लास्ट प्रकार का फ्लैजिला इसमें पाया जाता है। इसको यदि मैं ड्रॉ, और इसकी जो जूस पोर्स हैं वो किडनी शेप होते हैं, एल्बुगो के अंदर हम देखेंगे उसको बाद में और भी। तो एक जो फ्लैजिला वो तो इसमें फ्लीमर्स वाला अर्थात जो है वो इसका टेंसिल प्रकार का है, और एक फ्लैजिला इसके अंदर चाबुक की तरह दिखाई देता है। तो एक विप्लाश हो जाएगा और एक इस प्रकार से इसमें स्ट्रक्चर होता है, और एक दूसरा होगा जो कि विप्लाश प्रकार का है। तो फ्लैजिला के नंबर और उसके टाइप के आधार पर ये लोअर क्लास की जो फंजाई उसका क्लासिफिकेशन है। अब आता है ए प्लानोस्पोर। अभी हम पढ़ रहे हैं कि स्पोरेंजियम के अंदर 2 प्रकार के जो स्पोरेंजियोस्पोर हैं, एक तो ए प्लानोस्पोर है और एक जूस्पोर है। जूस्पोर हमने अभी पढ़ा, जो कि जिसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम ए प्लानोस्पोर। ए प्लानोस्पोर के अंदर कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। दे आर नॉन मोटाइल, ये चलायमान स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, और मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ जाइगोमाइकोटिना, जो कि ऑर्डर म्यूकोरेल के अंतर्गत आता है। और ये ए प्लानोस्पोर्स भी स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होते हैं, अर्थात एक थैलीनुमा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं, और ये एक न्यूक्लियोटाइड या 2 न्यूक्लियोटाइड संरचना होती है, और इनका डिस्पर्शन इंसेक्ट, एयर या वाटर के द्वारा होता है। ए प्लानोस्पोर म्यूकर में और एस्परजिलस में पाए जाते हैं। चौथे प्रकार का जो ए सेक्शुअल स्पोर है उसको कहते हैं हम कोनिडिया, और इसको हम कोनिडियोस्पोर भी कहते हैं। कोनिडिया जनरली जो हायर क्लास की जो हायर फंजाई है, जैसे कि एस्कोमाइकोटिना है और ड्यूटेरोमाइकोटिना है, उसके अंदर उसके मेंबर्स में इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जो कि ए सेक्शुअल स्पोर्स कहलाते हैं। ड्यूटेरोमाइकोटिना वह क्लास है जिसके अंदर उन फंजाई को रखा गया है जिसके अंदर अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्ञात नहीं है, खाली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज ही इसमें ज्ञात है। तो वो सब फंजाई को ड्यूटेरोमाइकोटिना में रखा गया है, जिसे डस्टबिन फंजाई भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि जो कोनिडिया है, अर्थात जो कोनिडियोस्पोर है, वो हायर फंजाई एस्कोमाइकोटिना साथ में ड्यूटेरोमाइकोटिना के मेंबर्स में पाए जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो जैसे स्पेशली ड्यूटेरोमाइकोटिना के मेंबर्स हैं, उसमें ये कोनिडियोफोर पे जब उत्पन्न होते हैं तो वो कई प्रकार की कॉम्पैक्ट संरचना भी बनाते हैं। ये जो ए सेक्शुअल स्पोर्स होते हैं कोनिडिया, दे आर डिफरेंट फ्रॉम स्पोरेंजियोस्पोर्स। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोनिडिया हमेशा एक्सोजीनियसली डेवलप होते हैं, लेकिन जो स्पोरेंजियोस्पोर हैं वो हमेशा वो उनका डेवलपमेंट एंडोजीनस होता है, अर्थात वो एक स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होते हैं। लेकिन जो कोनिडिया है वो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली या तो वो जो थैलस जो वो माइसीलियम हाइफी होता है उसके ऊपर डेवलप होते हैं, और उसकी या तो टर्मिनल साइड पे या उसके लेटरल साइड से डेवलप होते हैं, अर्थात दे आर डेवलप एक्सोजीनसली। तो ये कंफ्यूज आप नहीं हो इसके अंदर। और कोनिडिया जिस स्पेशल हाइफी के ऊपर डेवलप होते हैं उसे कोनिडियोफोर कहा जाता है, अर्थात जो वेजिटेटिव माइसीलियम है उससे डिफरेंट थोड़ा सा होता है, और जिसके ऊपर ये डेवलप होता है कोनिडिया, उसको हम क्या बोलेंगे, कोनिडियोफोर। फोर का मतलब होता है उसको उत्पन्न करने वाला, उसको धारण करने वाला। तो कोनिडिया को धारण करने वाला अर्थात कोनिडिया को उत्पन्न करने वाला, जिसे कि हम कह सकते हैं कि इट इज द बियरर ऑफ द कोनिडियो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर के ऊपर जब ये कोनिडिया जो कोनिडियोफोर के ऊपर डेवलप होते हैं, ये दे आर वेरिंग इन साइज, शेप एंड कलर। इनके कई साइज, शेप, कलर होते हैं। ये राउंड, ओवल, सिलिंड्रिकल, लंबवत, धागे सदृश संरचना, कुंडलीनुमा या तारे की आकृति के हो सकते हैं। कोनिडिया सिंगली भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे, और ये ग्रुप में भी डेवलप हो सकते हैं। और जो कोनिडियोफोर डेवलप होता है वह सिंपल भी हो सकता है और हाईली ब्रांच भी हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो कोनिडियोफोर है वो सिंपल भी हो सकता है, वो ब्रांच भी हो सकता है। तो अब हम देख रहे हैं कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं
जो कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोनिडियोफोर के अंतर्गत आएगी। इसका मतलब हुआ कि जो कोनिडियोफोर है जब वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है या खूब सारे कोनिडियोफोर इकट्ठे होकर के कुछ एग्रीगेट होकर कुछ एक कॉम्प्लेक्स जटिल संरचना बनाते हैं, वो डिफरेंट प्रकार की हो सकती है। पहली जटिल संरचना है पिक्नीडियम। इनके लिए कोई हिंदी टर्म्स नहीं है, इसको पिक्नीडियम ही कहा जाता है। इसको पिक्नीडियम क्या है? पिक्नीडियम एक प्रकार की एसेक्सुअल फलन का संरचना है, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है, जो कि एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के मेंबर्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। ये एक प्रकार से फ्लास शेप संरचना होती है, या ये एक प्रकार से फ्लास शेप या गोल आकृति की हो सकती है, या उल्टी नाशपति के आकार की संरचना होती है। इसके अंदर आप ये पिक्चर आप देख रहे हैं पिक्नीडियम की, ये पिक्नीडियम का स्ट्रक्चर दिखाया है। और ये लीफ की जो एपिडर्म, जो कि लीफ की जो अपर त्वचा है उसके नीचे की तरफ, अंदर की तरफ ये स्ट्रक्चर एक फ्लास शेप कह सकते हैं, या एक स्फेरिकल इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इसकी जो इंटरनल कैविटी दिखाई दे रही है, यहाँ पर खूब सारे कोनिडियोफोर्स, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कोनिडियोफोर्स डेवलप होते हैं। और इन कोनिडियोफोर्स के शीर्ष भाग पर सेल्स, जब सेल्स कटती है और वो जो सेल्स बनती है वो कोनिडिया के रूप में निर्माण हो जाती है। और जब ये पूरा पिक्नीडियम मैच्योर हो जाता है, कोनिडियोफोर्स मैच्योर हो जाते हैं, तो इनके ऊपर जो एक छिद्र है, एक सकड़ी ओपनिंग होती है जिसे हम ओस्टियोल भी कहते हैं। और ये सारे तब क्या होता है कि सारे जो ये जो स्पोर्स होते हैं, क्योंकि ये जो स्पोर्स होते हैं वो मैच्योर होने के बाद में इससे बाहर एस्केप हो जाते हैं, इससे बाहर डिस्पर्स हो जाते हैं। क्योंकि ये पिक्नीडियम के अंदर डेवलप हो रहे हैं, तो इस प्रकार पिक्नीडियम के अंदर डेवलप होने वाले जो कोनिडिया हैं उसको हम क्या कहते हैं? पिक्नीडियोस्पोर्स या पिक्निया भी कहते हैं। दूसरे प्रकार का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो कि कोनिडियोफोर के फ्यूज होने से बनता है, उससे हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? स्पोरोडोकियम। स्पोरोडोकियम एक छोटी कॉम्पैक्ट संरचना है, जो कि होस्ट प्लांट है उसके ऊपर ये उसकी सरफेस पे उस पर लगी हुई होती है। और इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये स्पोरोडोकियम दिखाई दे रहा है, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और उससे फिर स्पोर्स ऊपर की तरफ इसमें ये स्पोर्स आपको दिखाई, ये कोनिडिया आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ये। और सारे जो इनके कोनिडियोफोर्स है वो एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर टिश्यू के होस्ट की जो सरफेस होती है उसके ऊपर ये डेवलप उनके बनाते हैं। अब आता है एसरवुलस। एसरवुलस एक छोटी सी एसेक्सुअल फलनकाय संरचना होती है, और इसका पिक्चर आप ये देख रहे हैं। ये क्या होता है? इसमें जो होस्ट प्लांट की जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर इसका इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, तो एपिडर्मिस के नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ये एसरवुलस दिखाई दे रहा है। और इसमें भी जो हाइफी होती है वो एक स्ट्रोमा लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और उससे बहुत सारे फिर कोनिडियोफोर्स ऊपर की तरफ ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में इसमें इरेक्ट हो जाते हैं, और उनके शीर्ष भाग पर कोनिडिया का डेवलपमेंट होता है। और जब ये बहुत कोनिडिया का प्रेशर होता है तो ये एपिडर्मिस जो होती है फट जाती है, और सारे जो कोनिडिया होते हैं वह बाहर आ जाते हैं, और इस प्रकार से इनका डिस्पर्शन होता है। अब आता है सिनेमा, जिसे कि हम कोरेमिया भी कहते हैं। इसका मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि सिनेमा में जो एक प्रकार की ये लंबी वृत्त संरचना है, इरेक्ट रिप्रोडक्टिव संरचना है, जिसमें क्या होता है कि जो कोनिडियोफोर होते हैं वो सारे कोनिडियोफोर फ्यूज होकर के एक स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये इस प्रकार से दिखाई, जिस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, सिनेमा का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसमें नीचे का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर ऑल कोनिडियोफोर्स। तो कोनिडियोफोर्स, सारे जो कोनिडियोफोर्स जो पास पास में ग्रो कर रहे हैं, ये सब कोनिडियोफोर्स का जैसे एक बंडल की तरह स्ट्रक्चर, स्टॉक की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और इनके शीर्ष जो ऊपर के जो भाग है वहां पर कोनिडिया का डेवलपमेंट होता है। तो ये सारे आपको जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ऑल कोनिडिया। और इन सब की जो बेस कोनिडियोफोर है वो आपस में बिल्कुल इसके पास पास इकट्ठे हुए, ऐसा लगता है जैसे कि हमारे गेहूं की जो बालियां होती है, उन सब गेहूं की बालियों को जब हम बिल्कुल पास पास हो जाती है तो वो इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देता है। और इस प्रकार का सिनेमा का जो स्ट्रक्चर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये कुछ जीनस जैसे कि डोरेटोमाइसिस है, ग्रेफियम है, पोडोस्पोरियम इसमें पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन किया, और इसको मैं वापस शॉर्ट में कंक्लूड कर देती हूँ कि फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के जो मेथड्स हैं उसमें है, पहला है फ्रेगमेंटेशन, विखंडन, जिसमें कि
दो टुकड़ों में मतलब टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और हर पीस या टुकड़ा जो है वो नया इंडिविजुअल थैलेस बनाता है। दूसरा मेथड बडिंग का, जिसमें बड स्ट्रक्चर बन जाती है और यूनिसेल्युलर सेल्स में पाया जाता है। तीसरा मेथड था बाइनरी फिजन, जो कि द्विखंडन कहलाता है, उसमें जो कि यीस्ट में पाया जाता है। इसमें जो सेल है वो दो बराबर की पुत्री कोशिकाओं में डिवाइड होकर हर सेल बाद में एक नई सेल में मैच्योर सेल में डेवलप हो जाती है। और लास्ट मेथड था स्पोरुलेशन, जिसके अंदर हमने देखा आर्थोस्पोर, क्लैमाइडोस्पोर, स्पोरुलेशन एंड कोनिडिया के बारे में अध्ययन किया। आर्थोस्पोर, जिसको हम संधि युक्त बीजाणु भी कहते हैं, संधि बीजाणु भी कहते हैं। दूसरा था क्लैमाइडोस्पोर, जिसमें जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में डेवलप होते हैं और उनके ऊपर मेंटल पाया जाता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है। स्पोरुलेशन मेथड में स्पोरेंजियम होता है और स्पोरेंजियम के अंदर दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। एक तो मोटाइल स्पोर जिन्हें हम जू स्पोर कहते हैं, और नॉन मोटाइल स्पोर जिसे हम ए प्लानोस्पोर कहते हैं। और जो मोटाइल स्पोर है उनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिनका अरेंजमेंट 9+2 होता है और ये यूकैरियोटिक सेल की तरह ही इनमें स्ट्रक्चर पाया जाता है। इनका अरेंजमेंट यूकैरियोटिक सेल की तरह ही होता है। और लास्ट वाला हमने देखा था कोनिडिया, और ये कोनिडिया कोनिडियो 4 पे उत्पन्न होते हैं। कोनिडियो 4 कई बार कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें कि पिक्निडियम, स्पोरोडोकियम, एसरबुलस और सिनेमा प्रकार के होते हैं। अगली वीडियो में हम फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।